हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोर्स साइकिल्स में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया कोर्स। इस कोर्स का टाइटल है मास्टरिंग AWS। तो इस कोर्स में हम आपको बेसिक से एडवांस वो सभी नॉलेज देंगे जो आपको AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये कोर्स किसके लिए है। तो ये कोर्स सभी बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और उनको AWS की कोई नॉलेज नहीं है और वो चाहते हैं कि इस AWS का पूरा वो A to Z सारा जो नॉलेज है वो ले सके इस कोर्स से। बाकी जो डेवलपर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं या एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम बाद चाहते हैं कि अपनी सारी नॉलेज को वो एक बार रिफ़्रेश कर लें, सो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है जो लोग ऐसा जो आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एक एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स में जो मेरा जो फोकस है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पे है, बट स्टिल मैं इस कोर्स में आपको डिफरेंट मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करूँगा। सो आप उससे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इस कोर्स की। सो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल बेसिक है कि आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए विद इंटरनेट कनेक्शन, और एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, क्योंकि AWS में जब आप एक नया अकाउंट बनाते हो तो उस समय आपको एक छोटा सा पेमेंट करना होता है। तो उसके लिए हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। बाकी तीसरा है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। सो ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स को बस इसकी एक वीडियो देखेंगे, फिर 2 3 4 दिन बाद आप फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आप विद इन 1 मंथ आपको AWS इस लेवल पर आ जाएगा कि आप कहीं भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि हाँ, मुझे AWS अच्छे से आता है और मैं हर एक सर्विसेज को अच्छे से यूज़ करना जानता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अगली चीज़ आती है कि कोर्स का नाम है मास्टरिंग AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या है? सो बेसिकली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखेगा। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बिजनेस एनालिस्ट होंगे, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, इवन क्लाइंट्स जो होंगे, उनके साथ वो क्लोजली कांटेक्ट में रहता है। और जो सॉल्यूशन वो बिल्ड कर रहे होते हैं वो हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो फिजिबल है और वो सभी बिजनेस की नीड्स और क्लाइंट की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। एक चीज़ और है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाना है, बेसिकली सिर्फ कोड नहीं है, और भी एस्पेक्ट्स होते हैं सिस्टम बनाने की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, नेटवर्किंग कैसे करनी है, उसके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या होगी, सिस्टम ऑपरेशंस, उसके कॉस्ट, आगे जाके ये सिस्टम कितना रिलायबल होगा, कितना स्केलेबल है, ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, अगर आपका एक सॉल्यूशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी कुछ मोस्ट कॉमन एक्सपेक्ट क्या कॉमन बातें होंगी। तो जब भी आप एक सॉल्यूशन बनाओगे तो कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो वो है आपका जैसे ग्लोबल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कि आप जिस सॉफ्टवेयर को बना रहे हो क्या वो कंप्लायंट है उस कंट्री में। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनकी जो कंप्लायंस एक रूल्स और एक प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और स्पेशली अगर आपका जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है काफ़ी डेटा इंटेंसिव है और मतलब उस कंट्री में जहाँ पर आप डेवलप कर रहे हो या बिल्ड कर रहे हो उस पे अगर काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं तो आपको इस कंप्लायंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगला है कॉस्ट एंड बजट। हमेशा आपके पास कभी भी प्रोजेक्ट आएगा तो उसके प्री डिफाइंड कॉस्ट या बजट आप लेके चलोगे। ठीक है। अलग अलग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जैसे क्लाइंट्स की अलग बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी, आपकी टेक्निकल टीम की एक अलग बिजनेस अलग रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका जो सर्वर है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग क्या है, तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी उसके रिक्वायरमेंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, आजकल डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, तो सबसे ऑप्टिमम जो टेक्नोलॉजी स्टैक क्या रहेगा ये भी आपको सोचना पड़ता है।
ठीक है। बाकी एंड यूज़र जो सब, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन आपका जो यूज़ करने वाला है वो आपका एंड यूज़र है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी सॉल्यूशन का मेंटेनेंस, एक बार अगर सॉल्यूशन बिल्ड हो जाता है तो हमको उसको मेंटेन करना रखना पड़ता है। आगे जाके बग्स आते हैं और आगे जाके और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम बिल्ड करते हैं तो एक गिवन टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन के अंदर हमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। क्योंकि एक बहुत जो अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको बहुत लंबा चले जाता है तो उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो होता है फेलियर के साइड जाने लगता है, क्योंकि उसकी जो टाइमलाइन है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर क्यों ज़रूरी है? सॉल्यूशन आर्किटेक्चर इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सको। ठीक है। आरओआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि आप बेस्ट आउटपुट दे सको, आपका क्लाइंट जो है वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, तो वो सब तभी हो पाता है जब आप ऊपर ये जो मैंने आपको कॉमन एस्पेक्ट्स बताए हैं इन सबको ध्यान में रखें कभी भी सॉल्यूशन जब आप बिल्ड करेंगे। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वे ऑफ यूजिंग इंटरनेट टू एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। सो अगर आपको सर्वर्स या स्टोरेज या एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर से वो एक्सेस करने हैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली इस केस में हमें फिज़िकली उनको मैनेज या खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक 20 GB रैम का एक सर्वर हो, और मैं चाहता हूँ कि मुझे वो जो है सर्वर पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि मैं आगे जाके उस सर्वर को उसकी कंप्यूटिंग पावर को रिड्यूस कर सकूँ या उसको बढ़ा सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 GB की रैम थी उसे 10 GB कर दूँ या 30 GB बढ़ा दूँ। सो ये सब जो है आपका पॉसिबल जभी हो सकता है जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके रिमोट डेटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ उतना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े अमाउंट में चार्ज लगता है, और ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े अमाउंट में चार्ज करेंगे और हम भले ही सर्विस का यूज़ नहीं कर पाए तो हम लॉस वाली सिचुएशन में, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है पे एज़ यू गो मॉडल। सो जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ता है। सो ये बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी उन कस्टमर्स के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो जाती है जल्दी। ठीक है। सो मेनली तीन टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो आपका फॉर एग्जांपल आप दो केस मान के चलो, दो केस में दो पीपल, एक वेंडर है एक आपका कस्टमर है। ठीक है। तो वेंडर इस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अगर वो प्रोवाइड करता है तो इस केस में वो क्या करेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है आपका, जैसे नेटवर्किंग इसका होता है, आपका डेटाबेस हो जाता है। सो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या प्रोवाइड करेगा, वो एप्लीकेशन और डेटा प्रोवाइड कराएगा, और जो प्लेटफॉर्म का इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपका एक माई एसक्यूएल बेस्ड एप्लीकेशन है, सो जो एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए, पीएचपी अगर साथ में तो पीएचपी इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट और प्लस में एप्लीकेशन और डेटा दोनों कस्टमर प्रोवाइड कराएगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो ये वेंडर होता है ये आपको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तो देगा ही देगा, प्लस में प्लेटफॉर्म भी देगा उसका। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जो पीएचपी और एसक्यूएल यूज़ कर रहा है, तो पीएचपी इंस्टॉल होगा, एसक्यूएल मैनुअली एसक्यूएल इंस्टॉल करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैं जानता हूँ ये बहुत कभी बार हम कंफ्यूजिंग हो जाता है, चीज़ें वैसे नहीं जाती है जैसे हम एक्सपेक्ट करके रखते हैं। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, प्लस में आपका जो एनवायरनमेंट है जो डेवलपर्स को कोड करने में चाहिए वो आपका इसमें प्रोवाइड करते हैं। तीसरा आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, प्लेटफॉर्म भी होगा, प्लस में एप्लीकेशन जो होगी आपकी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसका एग्जांपल है जैसे आप जीमेल यूज़ करते होंगे, तो जीमेल यूज़ करने के लिए आपको सर्वर की चिंता नहीं करनी पड़ती, आपको पीछे किस टेक्नोलॉजी स्टैक पे क्या एनवायरनमेंट चल रहा है उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, आपको खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक उनका जीमेल यूज़ करना है। तो वो जो जीमेल है वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में आप
कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में होती है। तो 3 तरीके के आप कह सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है। तो बेसिकली प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी होती है, अगर वो चाहती है कि उसकी जो डेटाबेसेस हैं, सर्वर्स हैं, वो सिर्फ उस तक ही सीमित रहे, कोई अलग क्लाइंट, कोई अलग कस्टमर, अलग ऑर्गेनाइजेशन उनके रिसोर्सेज को यूज़ ना कर सके, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, डेडिकेटेड होता है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आके उसको एक्सेस नहीं कर सकती। अच्छा, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, तो पब्लिक क्लाउड एक बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें जो सर्वर्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं, वो एक्सेसिबल होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो उसमें प्राइवेट जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा आता है आपका हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है और पब्लिक क्लाउड भी हो सकता है। सो कुछ उसके पास अगर ऐसी एप्लीकेशन है जो काफ़ी मतलब क्रिटिकल डेटा स्टोर कर रही है, सो उस केस में वो अपना प्राइवेट क्लाउड सर्विस यूज़ करेगा। और अगर उसके पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो उतना क्रिटिकल डेटा स्टोर नहीं करती हैं, तो वो उसको पब्लिक क्लाउड में भी डाल सकता है। तो ये जो मिक्सचर है पब्लिक प्लस एक सेकेंड, ये जो मिक्सचर है आपका पब्लिक प्लस प्राइवेट का, ये हाइब्रिड का होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये जो नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये बताया जा रहा है कि ऑन प्रोमाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये जो आपको गोल सर्कल है, ये बता रहा है कि ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देना, और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये बेसिकली दिखा रहा है कि ये वेंडर, यानी जो सर्विस दे रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ऑन प्रमाइस मतलब होता है कि हम सीधे कस्टमर के जो सर्वर्स है उसको उसके एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ऑन प्रमाइस होता है कि ये सब कुछ उसका होगा, कस्टमर का होगा, जैसे एप्लीकेशन डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑन प्रमाइस में सब कस्टमर देगा। अच्छा सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि एप्लीकेशन और डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा जो है कस्टमर देता है। इसके अलावा सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क, क्योंकि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये आपका वेंडर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, प्लेटफॉर्म प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ये आपका वेंडर देगा। तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम कि लिनक्स में बिल्ड करना है या विंडोज़ में बिल्ड करना है, प्लस में मैंने आपको अभी बताया था कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से है जो प्लेटफॉर्म। सो ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये भी वेंडर देगा। और लास्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो बेसिकली इसमें तो सब कुछ वेंडर देगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, आपका प्लेटफॉर्म देगा, और आपका जो एप्लीकेशन है प्लस में जो उसमें डेटा यूज़ होने वाला है, वो भी आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में वेंडर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी टॉप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली आज की अगर टाइम देखोगे तो बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, और सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। जो नए वाले हैं रिसेंटली मार्केट में आए, वो भी पॉपुलर हो रहे हैं। बट अगर आप जो मैं मेनली अगर कहूँ तो मेनली ये हैं आपके AWS है, आपका GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, सेल्सफोर्स है, डिजिटल ओशन है और IBM क्लाउड है। बेसिकली ये है, और भी अलीबाबा क्लाउड है, और भी बहुत सारे क्लाउड्स आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। बट मेनली मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इतने सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं, तो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो हम जो यूज़ करेंगे वो AWS है। सो AWS से क्यों चुना हमने, क्योंकि AWS है जो बहुत सारी सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और AWS बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। अगर आप अभी गूगल में सर्च करके देखोगे कि किसने कितना मार्केट एक्वायर करके रखा हुआ है, सो आपको AWS पता चल जाएगा कि AWS कितना डोमिनेंट है इस इंडस्ट्री में। और AWS की सर्विसेज पॉपुलर भी इसलिए क्योंकि उसकी सर्विसेज ऐसी है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी आप चीज़ों को स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, बहुत रिलायबल है। काफ़ी केसेस में इसमें बहुत आप डिज़ास्टर रिकवरी या बहुत सारी चीज़ों की आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम डेवलप होता है वो बहुत रिलायबल बन जाता है, ठीक है। और जितने भी बिग टेक जाइंट्स है वो सब AWS यूज़ कर लेते हैं, करते हैं, ठीक है। और अगर आप बेसिकली एक आप ऑन प्रमाइस वाले लेगेसी सिस्टम यूज़ करते हो, लेगेसी सिस्टम यूज़ करते हो, आपका ऑन प्रमाइस है, और या फिर आप मूव करना चाह रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग में,
तो आप AWS की क्लाउड कंसल्टिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्लस में अगर आप कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अगर आप पर्सनली कुछ एक ऐसा बिल्ड करना चाह रहे हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी सर्विस, तो उसके लिए भी आप AWS यूज़ कर सकते हो, क्योंकि AWS में अगर मैं डेवलपर की बात करूँ तो काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो फ्री टायर में होती हैं, तो आप उन सर्विसेज का यूज़ करके खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चीज़ों के साथ और कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने देख लिया कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या होता है, हमने देख लिया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, अब हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब आता है कि जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे कैटेगराइजेशन तो बहुत बड़ी है इसकी। जो कॉमन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल्स हैं वो है आपके एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिर्फ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट इवेंजलिस्ट। सो ये आपके कॉमन हैं। और अगर जब आप कुछ एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, नेटवर्क आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्ट और डेवऑप्स आर्किटेक्ट। सो नाम से आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा कि डेवऑप्स आर्किटेक्ट मतलब जो उसकी स्पेशलाइजेशन डेवऑप्स में हो, ठीक है। इस कोर्स में जो हम कवर करेंगे वो बेसिकली आपका ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा। और जो बाकी के आर्किटेक्ट रोल्स हैं काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपका। जैसे जो टेक्निकल आर्किटेक्ट है वो बेसिकली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हु इज़ मोर इनटू टेक्निकल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो कोड में, डेटाबेसेस में, टेक स्टैक में ज़्यादा इन्वॉल्व हो वो टेक्निकल आर्किटेक्ट हो गया। और क्लाउड आर्किटेक्ट बेसिकली जो आर्किटेक्ट जो क्लाउड सर्विसेज में ज़्यादा इंटू इट है, सो वो आपका क्लाउड आर्किटेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली हम जो कवर करेंगे वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ही होगा, लेकिन आप उस पोजीशन में होंगे कि अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकल आर्किटेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तो मैं उस तरफ शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो अब हम शिफ्ट हो सकते हो। फाउंडेशन आपकी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स में बन जाएगी, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप डेवलपर हैं और आप जानते हैं कि किसी वेब एप्लीकेशन में एक बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कैसे काम करता है, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या किसी ऐसी फील्ड से आ रहे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक एप्लीकेशन कैसे काम करता है, सो आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि एक क्लाइंट है, एक एप्लीकेशन है या एक वेबसाइट है, उस पर कुछ रिक्वेस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल में जाते हैं, गूगल में आप देखते हैं बेस्ट मूवीज़ फॉर चिल्ड्रन। सो एक जो रिक्वेस्ट है वो आपकी जनरेट होती है, जो कि एक आपके एक सर्वर पे जाती है। अच्छा, अब जो ये रिक्वेस्ट है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं कम्युनिकेशन में। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो जो कम्युनिकेशन होता है एक क्लाइंट का एक सर्वर के साथ, तो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। उनमें से आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो ये देखना होता है। सो अभी के एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि दो प्रोटोकॉल हैं, एक HTTP और HTTPS, ठीक है। सो अगर आपने एक रिक्वेस्ट करी है HTTPS से, तो वो एक सर्वर के पास जाएगी। अच्छा, अब सर्वर पे जाने से पहले एक आपका फायरवॉल होता है। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, जिसके ज़रिए आप अनवांटेड जो रिक्वेस्ट होती है, मलिशियस रिक्वेस्ट होती हैं, उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देते हो और सर्वर तक पहुंचने ही नहीं देते, ठीक है, ताकि सर्वर पे जो है अननेसेसरी लोड ना पड़े, ठीक है। अब सर्वर से मतलब आपने सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, अब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को अपने डेटाबेस की तरफ भेजेगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि टॉप 10 मुझे मूवी चाहिए चिल्ड्रंस के लिए, तो सर्वर एक क्या करेगा, डेटाबेस के लिए एक क्वेरी बनाएगा और उससे फैच करने का ट्राई करेगा कि मुझे टॉप 10 मूवीज़ दे दो चिल्ड्रंस के लिए। तो डेटाबेस जो उस क्वेरी को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद एक डेटा है वो एज अ रिस्पॉन्स सर्वर को रिटर्न करता है, ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर उस रिस्पॉन्स को जो पर्टिकुलर फॉर्मेट या मैनिपुलेट करके फिर एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को देगा। और फाइनली हम गूगल में वो जो टॉप 10 लिस्ट आपकी लिस्ट बन के आ रही होगी वो देख पाएंगे। सो ये था बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आप जस्ट पहली वीडियो है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो इतना अभी हम लेके चलेंगे और इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा सा और बेसिक्स को कवर करेंगे। वो वीडियो कम्प्लीटली ऑप्शनल होगी उन डेवलपर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं। फॉर पर्सनस लाइक
कोई भी एक ऐसे इंसान जो नहीं जानते हैं कि ये बेसिकली डेवलपमेंट क्या होता है या नॉन टेक्निकल फील्ड से वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाली फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला जो कंसेप्ट है समझना कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। बेसिक यही होता है, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंसेप्ट उसका जो है वो ऐसे कुछ रहता है और इसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमेंगी। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करेंगे, बहुत लंबी नहीं बनाएंगे वीडियो को क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो आपका एक फाउंडेशनल या उसे कह सकते हैं प्री रिक्विजिट नॉलेज होगी, जो आपके आगे आने वाली वीडियोस में बहुत हेल्प करेंगी। सो प्लीज़ वेट करते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं या कुछ सजेशंस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, या कुछ इशू है, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने का ट्राई करूँगा। और लेट्स होप कि अगली वीडियो में बहुत जल्दी डाल सकूँ, सो दैट हम इस कोर्सेज को बहुत जल्दी आगे लेके जाएँ और आप लोगों को जितना जल्दी हो सके एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनने में हेल्प कर सकें। थैंक यू।